हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर के हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। अमित की शादी के बाद कौन सा कमरा उन्हें दिया जाए? सभी कमरे मेहमानों से भरे हैं, बस एक कमरा ऊपर वाला खाली है। अपने बड़े बेटे आनंद से चाय पीते हुए सरिता बोली, अरे माँ, इसमें इतना क्या सोचना। हमारे वाला कमरा न्यूली वेड के लिए अच्छा रहेगा। हम ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे। आनंद तुरंत बोला। यह सुन पास बैठी सुरेखा मन ही मन बुदबुदा उठी कि आज तक जो कमरा हमारा था वह अब शोभा और अमित का हो जाएगा। हद हो गई। आनंद ने मेरी इच्छा जानने की भी जरूरत नहीं समझी और कह दिया कि न्यूली वेड के लिए यह अच्छा रहेगा। तो क्या 15 दिन पूर्व की हमारी शादी अब पुरानी हो गई? तभी ताई जी ने अपनी सलाह देते हुए कहा, आनंद, तुम अपना कमरा क्यों छोड़ते हो? ऊपर वाला कमरा अच्छा भला है। उसे लड़कियां सजा संवार देगी। और हाँ, अपने दुल्हन से भी तो पूछ लो क्या वह अपना सुहाग कक्ष छोड़ने को तैयार है। और फिर हल्के से मुस्कुरा दी। पर आनंद तो त्याग की मूर्ति बन झट से कह डाला, अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है? ये नए दूल्हा दुल्हन होंगे और हम 15 दिन पुराने हो गए हैं। ये शब्द सुरेखा को उदास कर गए। पर गहमा गहमे में किसी का उसकी ओर ध्यान न गया। ससुराल की रीति अनुसार घर की बड़ी महिलाएं और नई बहू सुरेखा बारात में नहीं गए थे। अतः बारात की वापसी पर दुल्हन को देखने की बेसब्री हो रही थी। गहनों से लदी छमछम करती शोभा ने अमित के संग जैसे घर में प्रवेश किया वैसे ही कई स्वर उभर उठे। वाह, कितनी सुंदर जोड़ी है, कैसे दूध से उजली बहू है। अमित की यही तो इच्छा थी कि लड़की चांद से उजली हो। बुआ सास दूल्हा दुल्हन पर रुपए वारते हुए बोली। सुरेखा चुपचाप एक तरफ खड़ी देख सुन रही थी। तभी सरिता जी ने सुरेखा को नेक वाली थाली लाने को कहा और इसी बीच कंगन खुलाई की रस्म की तैयारी होने लगी। महिलाओं की हंसी ठिठोली और ठहाके गूंज रहे थे। पर सुरेखा अपनी कंगन खुलाई की यादों में खो गई। फूल और पानी भरी परात से जब सुरेखा ने 3 बार अंगूठी ढूंढ निकाली तब सभी ने ऐलान कर डाला, भाई अब तो सुरेखा ही राज करेगी और आनंद इसका दीवाना बना घूमेगा। पर सुरेखा तो आनंद का चेहरा देखने को भी तरसती रही। भाई की शादी की व्यस्तता और मेहमानों दोस्तों की गहमा गहमी में सुरेखा का ध्यान ही नहीं आया। सुरेखा के कुंवारे सपने साकार होने को तड़पते और मन में उदासी भर देते। फिर भी सुरेखा सबके सामने मुस्कुराती बैठी रहती। शाम 4 बजे रिया ने आवाज़ लगाई, जिसे भी चाय पीनी हो वह जल्दी से यहाँ आ जाए। मैं दोबारा चाय नहीं बनाऊंगी। ला, मुझे 1 कप चाय पकड़ा दे, फिर बाहर काम से जाना है। आनंद ने भीतर आते हुए कहा। ठहरो भाई, पहले एक बात बताओ, वह आपके हस्त विज्ञान व दावे का क्या रहा जब आपने कहा था कि मेरी दुल्हन एकदम गोरी चिट्टी होगी? यह बात तो अमित भाई पर फिट हो गई। कह रिया जोर जोर से हंसने लगी। अच्छा एक बात बता, मन का लड्डू खाने में कोई बंदिश है क्या? आनंद ने हंसते हुए कहा। तभी ताई सास ने अपनी बेटी रिया को डपट दिया। यह क्या बेहूदगी है, नई नवेली बहुएं हैं। सोच समझकर बोलना चाहिए। और आनंद, तेरी भी मति मारी गई है क्या, जो बेकार की बातों में समय बर्बाद कर रहा है? शादी के बाद अमित और शोभा हनीमून पर ऊटी चले गए ताकि अधिकतम समय एक दूसरे के साथ व्यतीत कर सके, क्योंकि 20 दिनों के बाद ही अमित को लंदन लौटना था। शोभा तो पासपोर्ट और वीजा लगने के बाद ही जा पाएगी। हनीमून पर जाने का प्रबंध आनंद ने ही किया था। यह सब बातें सुरेखा को पिछले दिन रिया ने बताई थी। घर के सभी लोग आनंद की प्रशंसा के पुल बांध रहे थे। पर सुरेखा के मन में कांटा सा गड़ गया। मन में आनंद के प्रति क्रोध की ज्वाला उठने लगी। हमारा हनीमून कहाँ गया? अपने लिए इन्होंने क्यों कुछ नहीं सोचा? क्यों रो लड़ू क्या करो, ये सवाल जिन्हें संकोचवश आनंद से स्पष्ट नहीं कर पा रही थी उसके मन को लहूलुहान कर रहे थे। समय का पहिया अमित को लंदन ले गया। ऐसे में सुबह अकेलापन अनुभव ना करे, इसलिए घर का हर सदस्य उसका ध्यान रखने लगा था। भांजी रंजना तो उसे हर समय घेरे रहती। सुरेखा तो जैसे कहीं पीछे ही छूटती जा रही थी। तभी तो सुरेखा शाम के धुंधलके में अकेली छत पर खड़ी स्वयं से बतिया रही थी कि मानती हूँ कि शोभा को अमित की याद सताती होगी, पर सारा परिवार उसी से चिपका रहे या तो कोई बात ना हुई। मैं भी तो 2 माह से यहीं रह रही हूँ और आनंद भी तो दिल्ली से सप्ताह के अंत में एक दिन के लिए आते हैं। मुझसे हमदर्दी क्यों नहीं? तभी किसी के आने की आहट से उसकी विचारधारा भंग हो गई। सुरेखा, तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? चलो नीचे, माँ तुम्हें बुला रही है। और हाँ, कल सुबह की ट्रेन से दिल्ली निकल जाऊंगा। तुम सुबह का ध्यान रखना कि वह उदास ना हो। वैसे तो सभी ध्यान रखते हैं, पर तुम्हारा ध्यान रखना और अच्छा रहेगा। आनंद आगे कुछ और कहता, उससे पहले सुरेखा गुस्से से चिल्ला पड़ी।
उफ, सबके लिए आपके मन में कोमल भावनाएं हैं पर मेरे लिए नहीं। क्या मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि मैं सबका ध्यान रखूं और खुद को भूल जाऊं? मेरी इच्छाएं, मेरी कल्पनाएं, मेरा हनीमून, उसका क्या? आनंद हैरान सा सुरेखा को देखता रह गया। आज तुम्हें यह क्या हो गया है सुरेखा? तुम शोभा से अपनी तुलना कर रही हो क्या? उसके नाम से तुम इतना अपसेट क्यों हो गई? नहीं, मैं किसी से तुलना क्यों करूंगी? मुझे अपना स्थान चाहिए आपके दिल में। परसों कोकिला बाई बता रही थी कि आनंद भैया तो ब्याह के लिए तैयार ही नहीं थे। वह तो माँ जी 3 सालों से पीछे लगी थी, तब उन्होंने हामी भरी थी। तो क्या आपके साथ शादी की जबरदस्ती हुई है? और उस दिन रिया ने जो हस्त विज्ञान वाली बात कही थी, इससे लगता है कि आपकी चाह शायद कोई और थी। पर सुरेखा ने बात अधूरी छोड़ दी। उफ, तुम औरतों का दिमागी घोड़ा बिना लगाम के दौड़ता है। तुम इन छोटी छोटी व्यर्थ की बातों का बतंगड़ बनाना छोड़ो और मन शांत करो। अब नीचे चलो, सब खाने पर इंतजार कर रहे हैं। वह दिन भी आ गया जब सुरेखा आनंद के साथ दिल्ली आ गई। यहाँ अपना घर सजाते संवारते उसके सपने भी संवर रहे थे। आनंद के ऑफिस से लौटने से पहले वह स्वयं को आकर्षक बनाने के साथ ही कुछ न कुछ नया पकवान, चाय आदि बनाती। फिर दोनों की गप्पों व कुछ टीवी सीरियल देखते देखते रात गहरा जाती, तो दोनों एक दूसरे के आगोश में समा जाते। हाँ, एक बार छुट्टी के दिन सुरेखा ने दिल्ली दर्शन की इच्छा भी व्यक्त की थी। तो ये रोमानी घड़ियां साथ बिताने के लिए है। हमारा हनीमून पीरियड है या फिर दिल्ली तो घूमना होता ही रहेगा। आनंद का यह जवाब गुदगुदा गया था। शनिवार की छुट्टी में आनंद अलसाया सा लेटा था कि तभी मोबाइल बज उठा। आनंद फोन उठाकर बोला, हेलो, अच्छा ठीक है, मैं कल स्टेशन पहुंच जाऊंगा, ओके बाय। किसका फोन था? चाय की ट्रे लेकर आती सुरेखा ने पूछा। शोभा का, वह कल आ रही है, उसे मैं रिसीव करने जाऊंगा। क्या? आनंद ने चाय का कप उठा लिया। शोभा के आने की खबर से सुरेखा का उदास चेहरा आनंद से छिपा न रह सका। क्या हुआ, अचानक तुम गुमसुम सी क्यों हो गई? आनंद ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। अभी दिन ही कितने वे हमें साथ समय बिताते की। अरे यार, उसके आने से रौनक हो जाएगी, कितना हंसती बोलती है। तुम्हारा भी पूरा दिन मन लगा रहेगा, सारा दिन अकेले बोर होती हो। सुरेखा की बात बीच में काटते हुए आनंद ने कहा। सुरेखा चुपचाप चाय की ट्रे उठाकर रसोई की ओर बढ़ गई। फिर वही शोभा। क्या वह अपने मायके या ससुराल में नहीं रह सकती थी कुछ महीने? फिर चली आ रही है दाल भात में मूसलचंद। खैर, मुस्कुराहट तो ओढ़नी होगी, वरना आनंद ना जाने क्या सोचने लगे। मन ही मन सोच सुरेखा नाश्ते की तैयारी करने लगी। छुट्टी के दिन आनंद शोभा और सुरेखा को एक मॉल में ले गया। वहाँ की चहल पहल और भीड़ का कोई छोर ही न था। शोभा की खुशी देखते ही बन रही थी। भाभी, आप तो बस जब मन आई चाहे चली आया करो, यहाँ शॉपिंग का मजा ही कुछ और है। सुरेखा की ओर देख उसने कहा। मुझे तो आनंद पहले कभी यहाँ लाए ही नहीं। यह सब तो तुम्हारे कारण हो रहा है। सुरेखा उदासी भरे स्वर से बोली। अच्छा, शोभा का स्वर उत्साहित हो उठा। वही मॉल में खाना खाते हुए शोभा की आंखें चमक रही थी। बोली, वाह, खाना कितना स्वादिष्ट है। इस पर आनंद ने हंसकर कहा। मुझे मालूम था कि शोभा तुम एंजॉय करोगी, तभी तो यहाँ लंच लेने की सोची। और मैं, सुरेखा ने आनंद से पूछ ही लिया। अरे तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो, जो मुझे पसंद वही तुम्हें भी पसंद आता है। अब तक मैं यह जान ही गया हूँ, इसलिए तुम्हें भी यहाँ आना तो अच्छा ही लगा होगा। बुधवार की सुबह अखबार था में शोभा बोली। बिग बाजार में 50% की बचत पर सेल लगी है भैया। मुझे 5,000 दे देंगे, 2,000 तो मेरे पास है। मैं और भाभी ड्रेस लाएंगी। ठीक है ना भाभी, लंदन में यही ड्रेसेज काम आ जाएगी। हाँ हाँ, क्रेडिट कार्ड ले लेगी सुरेखा, दोनों शॉपिंग कर लेना। सुरेखा आनंद को मुंह बाय खड़ी देखती रह गई कि क्या ये वही आनंद है जिन्होंने कहा था कि पहले शादी में मिले ड्रेसेस को यूज करो, फिर नहीं खरीदना। तो क्या शोभा को ड्रेसेस का ढेर नहीं मिला है शादी में? ये छोटी बड़ी बातें सुरेखा का मन करवाहट से भरती जा रही थी। उस दिन तो सुरेखा का मन जोर से चिल्लाना चाहा था। जब शोभा बिस्तर में सुबह 9 बजे तक चैन की नींद ले रही थी और वह रसोई में लगी हुई थी, तभी आनंद ने शोभा को चाय देकर जगाने को कह दिया। वह जानती थी कि आनंद को देर तक बिस्तर में पड़े रहना पसंद नहीं। फिर शोभा से कुछ भी क्यों नहीं कहा जाता। मन में उठता विचारों का ज्वार सुहागरात की ओर बहा ले गया कि मुझे तो प्रथम मिलन की रात्रि में प्यार के पलों से पहले संस्कार, परिवार के नियमों आदि का पाठ पढ़ाया था आनंद ने। फिर तभी चाय उफरने की आवाज़ उसे वर्तमान में ले आई। मैं आज और अभी आनंद से पूछ कर ही रहूंगी। सोचे सुरेखा बाथरूम में सेव करते आनंद के पास जा खड़ी हुई। क्या बात है, कोई काम है क्या? सेविंग रोक आनंद ने पूछा। क्या मैं जबरदस्ती आपके गले मढ़ी गई हूँ? क्या मुझ में कोई अच्छाई नहीं है? आनंद हाथ में सेविंग ब्रश लिए हैरान सा खड़ा रहा। पर सुरेखा बोलती रही, हर समय बस शोभा शोभा, मुझसे तो परंपरा निभाने की बात करते रहे और इसका बिंदासपन अच्छा लगता है।
आखिर क्यों? सुरेखा का चेहरा लाल होने के साथ साथ आंसुओं से भी भीग चला था। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारे मन में इतनी जलन ईर्ष्या कहाँ से आ गई? शोभा के नाम से चिड़की हो रही है। देवरानी तो छोटी बहन जैसी होती है और तुम तो ना जाने। बस फिर शुरू हो गया मेरे लिए आपका प्रवचन। उसकी हर बात गुणों से भरी होती है और मेरी बुराई से। कह पाँव पटकती सुरेखा अपने कमरे में चली गई। आनंद बिना नाश्ता किए वह लंच टिफिन लिए ऑफिस चला गया। उस दिन सुरेखा को माइग्रेन का अटैक पड़ गया। सिर दर्द धीरे धीरे बढ़ता उसकी सहन शक्ति से बाहर हो गया। उल्टियों के साथ साथ चक्कर भी आ रहा था। शोभा ने मेडिकल किट छान मारी पर दर्द की गोली नहीं मिली। उसने आनंद को फोन किया तो सेक्रेटरी ने बताया कि वे मीटिंग में व्यस्त है। इधर सुरेखा अपना सिर पकड़ रोई जा रही थी। तभी शोभा 10 मिनट के अंदर ऑटो द्वारा मेडिकल स्टोर से दर्द की दवा ले आई और कुछ मान मनोहार तथा कुछ जबरदस्ती से सुरेखा को दवा खिलाई। माथे पर बाम मलकर धीरे धीरे सिर माथे को तब तक दबाती रही जब तक सुरेखा को नींद नहीं आ गई। करीब 2 घंटे बाद सुरेखा की आंखें खुली। तबीयत में काफी सुधार था, सिर हल्का लग रहा था। उसने उठकर इधर उधर नजर दौड़ाई तो देखा सुबह 2 कप चाय व स्नैक्स लेकर आ रही है। अरे भाभी आप उठो नहीं, येलो चाय और कुछ खा लो, शाम के खाने की चिंता मत करना, मैं बना लूंगी। हाँ, आप जैसा तो नहीं बना पाऊंगी पर ठीक ठाक बना लूंगी। क्या उसने चाय का प्याला सुरेखा को थमा दिया। सुरेखा शोभा के इस व्यवहार को देख उसे ठगी सी देखती रह गई। क्या हुआ भाभी, मुझे माफ कर दो शोभा। मैंने तो ना मालूम क्या क्या सोच लिया था। तुम्हें प्रतिद्वंदी के रूप में देख रही थी और नहीं नहीं भाभी, और कुछ मत कहिए आप। अब मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगी। सच में ही मुझे अपने रंग रूप पर अभिमान रहा है। मुझ में उतना धैर्य नहीं जितना आप में है। इसलिए मैं आपको चिढ़ाने के लिए अपने में व्यस्त रही, आपकी कोई मदद नहीं करती थी। भाभी आप मुझे माफ़ कर दीजिए। आज से हम रिश्ते में भले देवर जेठानी हैं पर रहेंगी छोटी बड़ी बहनों की तरह। और फिर दोनों एक दूसरे के गले से लग गई। सच शोभा, मैं आज से अपने मन को गलत दिशा की तरफ भटकने से रोकूंगी और तुम्हारे भैया से माफी भी मांगूंगी। अब शोभा व सुरेखा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियां सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियां को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।